आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार। नमस्कार श्रोताओं, इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जिस तेजी के साथ नए मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में इसे लेकर सबकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इस बीच सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए अगले 4 सप्ताह के दौरान देश में स्थिति बहुत नाजुक होगी। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,31,000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है और कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए इस समय देश में विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है और कोरोना से बचाव में इसकी अहम भूमिका है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कल विशेष चर्चा में कहा था कि हमने इससे पहले वैक्सीन के बिना जंग जीती थी। आज हमारे पास वैक्सीन है और अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें तो निश्चित तौर पर हम इस जंग को जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 11 से 14 अप्रैल के बीच वैक्सीन उत्सव मनाने का सुझाव दिया है और इस दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने और टीकाकरण की रफ्तार को गति प्रदान करने के लिए कहा है। इस बीच देश में अब तक 9 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया है। इसलिए कोरोना और इसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर संजीव की बीटिंग हार्ट सर्जरी में विशेष योग्यता है। डॉक्टर संजीव एम्स पटना के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लिनिकल कोविड केयर के नोडल ऑफिसर भी हैं। डॉक्टर संजीव नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार श्रोताओं का मेरा अभिवादन। जी डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर संजीव से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AI न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर संजीव, इस समय देश में कोरोना की स्थिति नाजुक है और पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,31,000 से अधिक संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। आप कोविड की मौजूदा स्थिति के बारे में क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही कहा। आंकड़े भी बता रहे हैं कि इस फेज में, इस दौर में कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से पांव पसार रहा है। ये प्रसार इसका बहुत तेजी से देश के पहले पश्चिम भाग में हुआ और अब ये धीरे धीरे मध्य भारत से होते हुए अब बिहार और पूर्वी राज्यों में भी पहुंच गया है। और आंकड़े आपने बताए, देश के आंकड़े, बिहार के राजधानी पटना में आज 2000 से ज्यादा पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों में 15-20 दिनों में सबसे ज्यादा है। जी, तो ऐसे में तो हम लोगों को सावधान रहना ही है। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो पालन है उसका करना है और जो भी गाइडलाइंस भारत सरकार या स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है उसका पालन करके इसका मुकाबला करना है। जी, और डॉक्टर संजीव, प्रधानमंत्री जी ने कल जो बैठक की उसमें टेस्टिंग बढ़ाने और टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की नीति पर अमल करने के लिए जोर दिया है। कोरोना की इस चेन को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं? बिल्कुल, ये जो 3T बताया हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जी, ये टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। तो टेस्टिंग बढ़ाना है। अभी उनका, प्रधानमंत्री का जोर है कि RT-PCR जी, इसकी जांच 70%, मतलब कुल जांच के 70% तक ले जाना है, क्योंकि ये जांच ज्यादा सटीक माना जाता है और इसकी पॉजिटिव होने की स्पेसिफिसिटी जी और सेंसिटिविटी दोनों करीब करीब 70% से ज्यादा है। तो ऐसे में फॉल्स नेगेटिव आने के चांस कम है और रोग की पकड़ जल्दी आएगी। जी,
तो आरटीपीसीआर की जांच ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। खासकर अभी हमने देखा कि होली के समय में बड़ी संख्या में लोग देश में एक भाग से दूसरे भाग में गए जी। जैसे कि जो सबसे ज्यादा ग्रसित राज्य थे महाराष्ट्र, पंजाब या केरला, उससे लोग होली मनाने के लिए, त्योहार मनाने के लिए अपने घर लौटे, बिहार जैसे प्रदेशों में। और इस के दरमियान ही संक्रमण ज्यादा बढ़ा जी। तो उस समय भी अपील थी और आज भी हम स्वास्थ्यकर्मी जनता से अपील करते हैं कि जांच जरूर कराएं, अपनी जांच से बचने की कोशिश न करें। आपका सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि जांच होगी तो ही पता चलेगा कि संक्रमण की दर कितनी है, कितने लोग संक्रमण है। सरकार अपनी नीति बनाएगी कि किनको आइसोलेट करना है, किनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये बड़ा जरूरी है। तो सरकार का भी ध्येय है, हम लोगों का भी ध्येय है, स्वास्थ्य कर्मियों का, कि ज्यादा से ज्यादा लोग की आरटीपीसीआर जांच हो। और लोगों से मैं अपील करता हूं कि चाहे वो बस अड्डे पर आते हो या रेलवे स्टेशन पर या हवाई जहाज से हवाई अड्डे पर, वहां जांच की व्यवस्था है और जांच करने की अपील की जाती है। तो बचने की कोशिश न करें। लोग कई बार होते हैं कि कोई भ्रांतियों से या ऐसे ही डर से कि हम अगर पॉजिटिव निकल जाएंगे तो मेरा क्या होगा, इसलिए नहीं कराते हैं, जो कि गलत है। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही बात डॉक्टर संजीव, जो लोगों के अंदर एक अननोन फियर होता है जांच को लेकर और पॉजिटिव आने को लेकर जो डर होता है, वो शायद संक्रमण को फैलने में और ज्यादा मदद करता है। जी डॉक्टर संजीव, कोविड के बढ़ते प्रकोप को रोकने में टीकाकरण की कितनी बड़ी भूमिका है? प्रधानमंत्री जी ने 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले और 14 अप्रैल को बाबा अंबेडकर की जयंती को ध्यान में रखते हुए 11 से 14 अप्रैल के बीच टीका उत्सव मनाने का सुझाव दिया है। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर टीकाकरण को एक नई गति मिलेगी। क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये बहुत उत्साह बढ़ाने वाली बात है। दो महापुरुषों का जिनको देश अपना आदर्श मानता है, बाबा ज्योतिराव फूले और भीमराव अंबेडकर, इन दोनों की जन्मदिन, जैसा आपने बताया, अंबेडकर साहब की जन्मदिन 14 तारीख को है और ज्योतिराव फूले की 11 तारीख को है। इस बीच में इन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए कि हमें किसी भी कष्ट से, किसी भी जो समाज पे या हमारे मानव जीवन पे जो दुर्भावना आ रही है, उससे लड़ना है। तो ये उत्साह लोगों में बढ़ेगा कि हमें लड़ना है, विजय पाना है। कोरोना एक बहुत बड़ा अभिशाप बन के आया है इस पूरे विश्व में भी जी। तो इसमें लड़ने में वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हथियार है और हम जितने ज्यादा वैक्सीनेट होंगे और जितनी जल्दी होंगे, एक पूरी जनसंख्या की करीब 70% अगर वैक्सीनेट हो जाए जी एक निश्चित समय में, तो हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। हमें हर्ड इम्यूनिटी मिलेगा और कोरोना पर काबू पाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अपील है और उनका ये मार्गदर्शन है कि 11 से 14 के बीच हम ज्यादा से ज्यादा उत्साह में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगाएं जी। तो हम अस्पतालों में भी हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है और लोगों से फिर अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर आए और वैक्सीन लगाएं। बिल्कुल, तो इससे कहीं न कहीं वैक्सीनेशन को एक नया मोमेंटम मिलेगा और एक बड़ी संख्या में जब हम लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, लोगों को जागरूक कर पाएंगे, तो और ज्यादा लोग उत्साहित होंगे वैक्सीनेशन के लिए जी। ये देशव्यापी मूवमेंट होगा ये जी। और डॉक्टर संजीव, प्रधानमंत्री जी ने कल इस बैठक में वैक्सीन वेस्टेज का भी मुद्दा उठाया था। जैसा कि हमारे पीएम की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो सके, ऐसे में अगर एक भी टीका खराब होता है या उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो ऐसे में शायद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी खुराक नहीं मिल पाती। वैक्सीन के वेस्टेज को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्वास्थ्यकर्मी भी इस कार्यक्रम को सुनते हैं पूरे देश में, और इस कार्यक्रम के माध्यम से चूंकि आपका कोविड को लेकर एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है, आप क्या कहेंगे? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि वैक्सीन एक प्रीशियस चीज है, बहुत बहुमूल्य चीज हो गई अभी। और प्रधानमंत्री ने जैसा बताया कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अभूतपूर्व और देश का गौरव बढ़ाने वाला काम किया है, इतने कम समय में वैक्सीन बनाई है। तो वैक्सीन के डोज हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि कुछ वैक्सीन वेस्ट हो रहे हैं। उसका एक प्रमुख कारण है कि जो मल्टी डोज वायल है, एक वायल जब हम खोलते हैं तो कम अमूनम मेक के अनुसार जिस ढंग से बनाए 10 या किसी वायल से 20 लोगों को हम वैक्सीनेशन देते हैं।
जी। तो एक वायल खुल गया किसी सेंटर पे और 20 लोगों को उससे देना है, और सपोजिए कि उस समय 17 लोग ही हैं, जी। तो 17 डोज पड़ेंगे और 3 डोज तो वायल में पड़ जाएगी जो कुछ देर के बाद नष्ट हो जाएगी। और ऐसा जो दिन के आखिरी समय में 5 बजे हम वैक्सीन बंद करते हैं, तो अमूमन देखा जाता है कि 3-4 बजे के बाद थोड़ी भीड़ कम हो जाती है, और उस समय अगर कोई वायल खुल गया और उस सेंटर पे 20 लोग ना हो तो वेस्ट होने के चांसेस रहता है। तो हमारी स्वास्थ्य कर्मियों से भी यही अपील है, और हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि जब कोई नई वायल खोलें तो जरूर देख लें कि उससे वैक्सीन देने वाले उतने मात्रा में, उतने संख्या में लोग मौजूद हैं, तभी खोलें तो वेस्ट नहीं होगा। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने डॉक्टर संजीव बताई है, क्योंकि कई बार जब हम वैक्सीन वेस्टेज की बात करते तो एक आम आदमी इसको समझ नहीं पाता कि इसके मायने क्या हुए। जी। और दूसरी चीज है ये वैक्सीन की रख रखाव की, जो कि एक कोल्ड चेन का सिस्टम है, बना हुआ है, बिजली की आपूर्ति भी सब सेंटरों में है, और इसकी जनरेटर की भी व्यवस्था है। तो इसमें ध्यान देना ये है कि कहीं कोल्ड चेन ना टूटे, और बिजली की व्यवस्था को समुचित तरीके से चालू रखें, और बैकअप भी चालू रखें कि अगर कुछ स्थितियों में, परिस्थितियों में बिजली कट भी जाती है जी, तो वो वहां पर आपूर्ति होती रहे, कोल्ड चेन ना टूटे, तो भी वैक्सीन बर्बाद नहीं होंगे और वो बचेंगे। तो वेस्टेज का ये दूसरा रीजन को भी समझना जरूरी है। जी डॉक्टर संजीव, जैसा कि आपने वेस्टेज के बारे में ये बताया, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे होंगे तो उन्हें जरूर जो आवश्यक जानकारी थी इससे रिलेटेड वो मिली होगी, और ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम वैक्सीन को बचा सकते हैं। और इस बीच पूरे देश से श्रोता कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं अपने सवालों के साथ, और आज हमारे कार्यक्रम में फर्स्ट कॉलर हैं उत्तर प्रदेश से हनीश उल्ला मंसूरी जी। हेलो हेलो। हाँ, नमस्ते जी नमस्ते जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ डॉक्टर साहब को नमस्ते। ये हम ये कह रहे हैं जी, बताइए क्या जानना चाहते हमारा हैं। सवाल ये है कि क्या टीका तो हमें लगवाना है जी, और टीका लगवाएंगे, लेकिन अभी 5-6 दिन में हमारे रोजा शुरू होने वाले हैं। जी जी तो उसमें दिक्कत तो नहीं आएगी? जी डॉक्टर संजीव, ये बड़ा अहम सवाल इन्होंने पूछा है, क्योंकि रोजे में आप कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो ऐसे में फास्टिंग का वैक्सीनेशन से कुछ कंसर्न है या कोई कनेक्शन है? नहीं, फास्टिंग का वैक्सीनेशन से कोई सीधा संबंध नहीं है। अगर आप रोजा रखते हैं तो बेहतर है कि आप सुबह के समय में ही 10 से 11 बजे के पहले ही वैक्सीन ले लें, या फिर शाम के टाइम में वैक्सीन ले लें जबकि मौसम थोड़ा अच्छा हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है। लेकिन वैक्सीन से आपके फास्टिंग पर कोई प्रभाव नहीं है। आप रोजा रखें और वैक्सीन भी लें, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। जी। और अब दिल्ली से निशांत पटेल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। निशांत जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं निशांत जी। आज मेरे साथ क्या हुआ, मैं नॉर्मल खांसी जुकाम की शिकायत थी और मैं चला गया, और वहाँ पे सब मुझे कोविड के टेस्ट के लिए बोला गया, मैं चला गया, और मुझे मेरे नाखून में भी बीमारी नहीं है और खांसी जुकाम भी थोड़े बहुत है, और मुझे सब कोविड पॉजिटिव माइनर कर दिया गया और होम क्वारंटाइन कर दिया गया। अब मुझे ये बताइए कि नॉर्मल खांसी जुकाम और कोविड वाली खांसी जुकाम में फर्क क्या है? जी डॉक्टर संजीव, कितना अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है कि नॉर्मल खांसी जुकाम और कोविड वाले जो खांसी जुकाम है इसमें क्या फर्क है, और इस तरह के लक्षण आए और कोविड पॉजिटिव निकला है। देखिए, जो खांसी जुकाम ये है, ये कोविड के भी लक्षण है और दूसरे संक्रमण में भी हो सकते हैं। जी। आमतौर पे साधारण खांसी बुखार भी हो सकता है, लेकिन आप देख के या हम देख के ये नहीं पकड़ सकते हैं कि ये खांसी जुकाम किस कारण से है। जी। क्योंकि अभी संक्रमण फैला हुआ है कोविड का, और इस बार जुकाम माने बहती नाक जो होता है ना, सर्दी होती है, नाक बहता रहता है, उसको लेके बहुत लोग कोविड में प्रेजेंट कर रहे हैं। कोविड का ये एक ज्यादा संख्या में ऐसे लक्षण आ रहे हैं, ये लक्षण है। तो जांच जरूर करानी चाहिए, क्योंकि ये सर्दी जुकाम कोविड के कारण है कि किसी दूसरे कारण से, ये बिना जांच के नहीं पता चलेगा। जी। सर्दी जुकाम में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर
जांच में पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को संक्रमण है कोविड का, तो उसको और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये बीमारी और नहीं बढ़े, उसके शरीर पर और दुष्प्रभाव नहीं हो, ये वो जान जाएंगे और उसके लिए उपाय करेंगे, डॉक्टर से सलाह लेंगे, इसलिए करना जरूरी है। और दूसरी, ये तो सर्दी जुकाम है, मैं आपको बता दूं कि कई कोविड पॉजिटिव एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, फिर भी कोरोना का इन्फेक्शन उनको हो सकता है, वो कैरियर भी हो सकते हैं, दूसरों को ही फैला सकते हैं जी। इसलिए ये ना समझें कि मुझे सर्दी जुकाम है तो कोरोना का कारण नहीं है, मैं क्यों कराऊं, या कोई भी सिम्टम है या नहीं भी सिम्टम है और मेरी ट्रेसिंग में आ रही है कि किसी से कांटेक्ट में हम आए हैं, तो जांच जरूर करानी चाहिए, तभी पता चलेगा कि आप संक्रमित हैं और आप कैरियर भी हो सकते हैं, आप दूसरे को भी फैला सकते हैं, इसलिए जानना जरूरी है जी। और डॉक्टर संजीव, देखिए ना, जैसा कि ये जो हमारे कॉलर थे, इन्होंने कहा कि बहुत हल्का फुल्का सा जुकाम होने लगा, जैसे सर्दी खांसी जुकाम थी, बट आदमी इसको सोच नहीं पाता कि इतने मिलते जुलते लक्षण हैं कि ये जो से सिम्टम्स हैं वो कोरोना की वजह से हैं या ये नॉन कोरोना सिम्टम्स हैं। तो शायद मिलते जुलते सिम्टम्स की वजह से जो आम फ्लू है वो समझ के लोग शायद उसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन इन्होंने त्वरित रूप से उसकी टेस्टिंग कराई और उन्हें पॉजिटिव पाया गया और उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और शायद यही सही तरीका था। और इस बीच दिल्ली से गौरव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। गौरव जी नमस्कार। जी नमस्ते जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, असल में मेरे पापा के जो दोस्त हैं वो एक डॉक्टर हैं जी, लेकिन उन्होंने वैक्सीन नहीं ली है और उन्होंने पापा को भी ऐसा बताया है कि वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है, तो आप ले चाहे नहीं ले उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और मतलब कि घर में थोड़ा अभी सीजनल फीवर के कारण हो भी गया है सबको, खांसी बुखार जी, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जी डॉक्टर संजीव, बड़ी दुविधा का विषय है। अब ये खुद कह रहे हैं कि सीजनल है, लेकिन सीजनल है या कोविड है, ये कैसे विभेद करें? नहीं, ये तो पहले भी हम लोग बता चुके, इसके पहले वाले श्रोता का करीब करीब यही सवाल था। अगर सिम्टम है या आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं पॉजिटिव पेशेंट के, तो जांच जरूर कराएं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि ये जो सिम्टम जो भी हैं, सर्दी खांसी बुखार या फ्लू, ये कोरोना संक्रमित होने के कारण तो नहीं है। क्योंकि ये मैं आगाह करना चाहता हूं, इससे डरने की बात नहीं है, लेकिन सावधानी की जरूरत है कि कोविड अगर होता है तो कोई जरूरी नहीं कि शुरू में ही ज्यादा गंभीर सिम्टम आए, हल्के फुल्के सिम्टम आते हैं या एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। और इस बार का जो फेज आया है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये म्यूटेंट फेज है, ये इसमें परिवर्तन आया है वायरस में, तो ये बड़ी तेजी से डिटोरेट करता है। ज्यादातर मरीज तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो गंभीर होते हैं वो तेजी से गंभीर होते चले जाते हैं। तो इसलिए जानना जरूरी है कि हम वक्त पर सावधान हो सकें। जी। और इस बीच हमारे एक श्रोता हेमंत ने हमें नमस्कार जी, अच्छा चलिए श्रीकांत जी से बात कर लेते हैं। श्रीकांत जी हेलो। हेलो नमस्कार सर। जी महाराष्ट्र से सवाल क्या है सर, महाराष्ट्र में तो बहुत कोरोना बढ़ रहा है जी, और कई जगह पर वैक्सीन आ रही है, लेकिन इतनी वैक्सीन नहीं आ रही ना, सब लोगों को वैक्सीन कहाँ मिल रही, कई जगह बहुत स्टॉक बहुत कम हो गया है वैक्सीन का। तो मेरा क्या कहना है, जिस राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना है ना, वहाँ पे तो घर में जाकर कोरोना की वैक्सीन लगा देना चाहिए। वो राज्य जब नील हो जाएगा तो बाकी के राज्य भी धीरे धीरे नील हो जाएंगे और ये कोरोना वायरस 1 महीने के अंदर भी खत्म हो सकता है सर, मेरे ख्याल से तो। जी डॉक्टर संजीव, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? थोड़ी मैं क्षमा चाहूंगा और आपसे मदद भी चाहूंगा कि इनकी जो आवाज आ रही थी बहुत स्पष्ट नहीं थी। जी डॉक्टर संजीव, ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से बोल रहे हैं और जिस तरीके से महाराष्ट्र में तेजी से मामलों की संख्या जो है, नए मामले इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा ऐसी जगह उपलब्ध कराना चाहिए जहां मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये तो कल जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो बैठक की मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें स्पष्ट कहा कि वैक्सीन की कमी कहीं नहीं होने दी जाएगी जी, और पूरे देश में सबको वैक्सीन मिलेगा, सबको समान अनुपात में वैक्सीन मिलेगा, जिससे कि कहीं भी वैक्सीन की कमी ना हो।
जी। तो चाहे किसी भी प्रदेश में आप रह रहे हो और किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो, वैक्सीन की आपूर्ति वहां की जाएगी। हमारी सरकार इस पर सतर्क है और सब जगह वैक्सीन भेजी जा रही है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी कल इसकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है और ज्यादा संख्या में वैक्सीन वहां भेजी जा रही है। जी। और हमारे एक श्रोता हेमंत सिंह ने हमें बड़ौदा से लिखा है और जानना चाहा है कि उनकी पत्नी डायबिटिक हैं और उनका जो फास्टिंग शुगर लेवल है वो 200 के आसपास है। तो जब शुगर बढ़ा हो शुगर लेवल, तो उस समय क्या वैक्सीन लगवाना ठीक रहेगा? थोड़ा उन्हें हाइपरटेंशन भी है। देखिए, कोमॉर्बिडिटी के साथ जो लोग हैं, जैसे कि जिनका हाइपरटेंशन है, शुगर है या हार्ट डिजीज है, रीनल डिजीज है, कुछ भी है जी, उनको तो वैक्सीन लेना और जरूरी है। ये पहले फेज में भी था जी। तो वैक्सीन उनको लेना ही है, चाहे शुगर हो या हाइपरटेंशन। लेकिन हाँ, एक सावधानी थोड़ी बरतनी है जी कि अगर शुगर अनकंट्रोल हो तो उसकी दवा आप समुचित करा लें, जिससे कि एक शुगर कंट्रोल में आ जाए। या हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है और ब्लड प्रेशर बढ़ी हुई है जी, तो कृपया दवा से उसको कंट्रोल कर लें और वैक्सीन लें आराम से। और डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन अगर शुगर लेवल ज्यादा है या हाइपरटेंशन है उस वक्त, तो क्या उस समय वैक्सीनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या आप ले सकते हैं उस समय भी? नहीं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी इसलिए है कि अगर आपको हाइपरटेंशन है जी ज्यादा, तो उसके कभी कई उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो बेहतर है कि बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा ना रहे, आप दवाई खा लें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। अगर आप वैक्सीनेशन लेने गए हैं तो हो सकता है कई लोग भूल जाते हैं दवा खाना, या कई लोग सोचते हैं कि हम वैक्सीनेशन लेके आएंगे तब दवा खाएंगे, कई लोग समझते हैं कि खाली पेट वैक्सीनेशन लेना है। तो आप बेहतर है कि आप दवा खा लें, वैक्सीन हाइपरटेंशन या ब्लड शुगर एक रेंज में हो, निश्चित रेंज में हो, बहुत ज्यादा बढ़ाना हो, आप आराम से ले सकते हैं जी। और अब हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश में मुरैना का, जहां से हरिविलास तोमर जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार हरिविलास जी। सर, मेरा सवाल वैक्सीनेशन के बारे में है। जी बताइए। क्योंकि आप लोग बताया करते कि पहला डोज जिस वैक्सीन का लगा है दूसरा भी उसी का होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मुझे ग्रामीणों को ये नहीं बताया गया कि आपको कौन सा डोज लगाया, कोविशील्ड लगाया कि कोवैक्सीन लगाया है, तो हम कौन सा डोज अब लगवाएं, मुझे कैसे पता पड़ेगा? मेरा टीकाकरण 15 मार्च को हो गया था सर। जी डॉक्टर संजीव, पहला डोज किस टीके का है इसके बारे में इनको जानकारी नहीं कि कौन सा टीका लगाया गया है, लेकिन वहां पे हम उन्हें कोई डॉक्यूमेंट देते हैं इस तरह का? नहीं, ये तो लोग जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं जी कोविन पोर्टल पे, तो उनको मैसेज आता है जी कि आप उस सेंटर पे जाएं और आपको कोविशील्ड या कोविन जो रहता है उसका वो वैक्सीन पड़ेगा। लेकिन सबसे सगम और सरल उपाय है कि आपने जिस सेंटर पे वैक्सीन लगाया है वहां जाके पूछ लें कि मेरे को कौन सा वैक्सीन लगा, क्योंकि अमूमन एक सेंटर पर एक ही वैक्सीन रहता है। किसी सेंटर पे दोनों वैक्सीन रहते हैं तो उसमें लोगों को बता दिया जाता है कि आपको कौन सा वैक्सीन लगा है। और आपने रजिस्ट्रेशन कराया, दूसरी बात, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपके मोबाइल फोन पे SMS आएगा कि आपको फर्स्ट डोज इस वैक्सीन का लगा है। अगर नहीं आया है तो आप उस सेंटर पे जाएं और वहां के चिकित्सा कर्मी या चिकित्सक आपको बता देंगे कि कौन सा वैक्सीन लगा है। जी बिल्कुल, उसकी कॉपी भी उनको वहां से मिल सकती है और उसमें तो डॉक्टर साहब वैक्सीनेटर का नाम और सारे डिटेल्स दिए रहते हैं कि किस डेट में लगाया, कहाँ से लगाया। बिल्कुल। और अब हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां से अरशद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो हेलो अरशद जी। हेलो सर। जी अरशद जी हर्षद जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ये कह रहा था, अभी महामारी ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया, आंकड़े 1,30,000 से भी ऊपर चले गए हैं जी, और ऐसे में हमारी वैक्सीनेशन प्रक्रिया भी वहीं चल रही है जी। तो सर मैं ये कह रहा था, जो 18 प्लस के लोग हैं, 18 to 40 हैं, उनके अंदर सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं और वो लोग ज्यादा इस तरह से फैला सकते हैं, तो उनका वैक्सीनेशन शुरू कराना चाहिए 18 से 40 वालों को। जी डॉक्टर संजीव, जब ये 45 वर्ष से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन का चुनाव जो टारगेटेड ग्रुप लिया गया था, तो उस समय सरकार ने इसका स्पष्टीकरण भी दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम 45 वर्ष ही क्यों ले रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप?
अब बिल्कुल ये इस प्रश्न का भी कल माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेन किया था कि ये जो वैक्सीनेशन दे रहे हैं वो टारगेट ग्रुप को दे रहे हैं कि किस वर्ग या किस आयु वर्ग या किस प्रोफेशन से लोग को ज्यादा खतरा है जी संक्रमण होने का, तो पहले उन्हें दिया जाता है। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, ये विश्वव्यापी यही सारी सरकारें यही जो निर्णय है यही ले रही हैं, यही WHO और दूसरे स्वास्थ्य संगठनों ने भी इसका निर्णय लिया है, बताया है। तो अभी सबसे पहले जो हमारे 60 वर्ष माने जो ज्यादा उम्र के लोग थे वो ज्यादा उस समय संक्रमण का दौर था। अब 45 वर्ष के लोग ज्यादा माने जा रहे हैं कि पहले उनको हम सुरक्षित कर लें, फिर उससे कम यंग लोगों को करेंगे। तो ये एक नीति के तहत हो रहा है, ग्रेजुअली धीरे धीरे पूरे समाज को हम वैक्सीनेट करके संक्रमण से बचाएंगे। जी, और इसके साथ ही अगर एक साथ सबका खोल दिया जाएगा तो इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंच जाएंगे कि वैक्सीनेशन सेंटर पे लोगों को नियंत्रित करना, उनको वो करना, क्योंकि इसके पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बताया गया था कि जो ज्यादातर इसमें कोरोना से जो डेथ हुई हैं उसमें 80% से ज्यादा लोग 45 प्लस थे। तो शायद ये चुनाव किया गया था। और इस बीच छत्तीसगढ़ से आयुष कुमार जी का सवाल ले लेते हैं, आज के हमारे लास्ट कॉलर। आयुष जी नमस्कार। जी बताइए। नमस्कार आपको भी। जी आयुष जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोवैक्सीन को 27 दिन में लिया जाए तो क्या होगा, और अगर किसी भी महिला को यदि महामारी है, अगर उसी दौरान वो टीका लगवा ले तो उसमें क्या दिक्कत होगा। जी सर, थैंक यू सर। जी डॉक्टर संजीव, महिलाओं में महामारी या पीरियड्स के दौरान वैक्सीनेशन को लेकर क्या कितना सेफ है? इसमें कोई भ्रांति नहीं है और कोई भी संशय नहीं है। महिलाएं किसी भी समय ले सकती हैं वैक्सीन, पीरियड्स के समय भी वैक्सीन ले सकती हैं, इसमें कोई खतरा नहीं, कोई घबराने की बात। जी, और दूसरा शायद क्वेश्चन था इनका कि 27 दिन में वैक्सीन ले तो क्या होगा। जी देखिए, ये जो भी रिसर्च हुआ है वो देखा गया है कि वैक्सीन का मकसद होता है शरीर में एंटीबॉडीज बनाना, और एंटीबॉडी की प्रक्रिया में देखी गई कि 28 दिन के अंतराल के बाद दूसरी डोज लेंगे तो एंटीबॉडीज ज्यादा बनती हैं। जी, तो इसलिए आप 28 दिन से 42 दिन के बीच में कोवैक्सीन वाले लोग दूसरा डोज लें और कोविशील्ड वाले 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच दूसरा डोज लें। जी, और श्रोताओं अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर संजीव, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आप क्या अपील करेंगे? मैं अभी यही अपील करूंगा कि आप जहां भी हैं, अगर आपको टेस्ट कराना जरूरी है, यानी कि आपको कुछ भी सिम्टम आ रहा है या कहीं दूसरी जगह से यात्रा करके आए, तो अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं, RT-PCR जरूर कराएं। इससे बचे नहीं, इससे बचने की कोशिश ना करें और कराने से कोई घबराने की बात नहीं है। जी, और दूसरा, समय पर वैक्सीन जरूर लें। जी, डॉक्टर संजीव, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी नमस्कार, सभी श्रोताओं को नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आभार। जी श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर संजीव ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com।